प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम कृतिका पाठ्यपुस्तक से रीढ़ की हड्डी का सारांश डिस्कशन करेंगे। सारांश के बाद हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम रीढ़ की हड्डी जान लेते हैं कि इस पाठ में है क्या आखिर। तो रीढ़ की हड्डी पाठ जो है वो एक एकांकी विधा है जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अब आप सोचेंगे एकांकी क्या होती है। एकांकी एक अंक वाला नाटक। एक अंक मतलब जिसमें एक ही पर्दा खुलता है और वहीं पर उसकी एंडिंग हो जाती है। उसके लिए किसी और अलग अलग दृश्यों की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम कहते हैं एकांकी। तो ये एक एकांकी है, मतलब एक तरीके का एक नाटक है जिसमें 5 कैरेक्टर्स होते हैं, 5 चरित्र होते हैं। एक तो होते हैं बाबू राम स्वरूप, उनकी पत्नी और उनकी बेटी उमा। दूसरा है वकील गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर। इन्हीं के इर्द गिर्द ये जो है एकांकी घूमती रहती है। तो क्या है इसमें, ये जो है आधुनिक काल में विवाह से पहले लड़कियों को देखने दिखाने की प्रथा से संबंधित है कि किस तरीके से जब शादी होती है तो लड़कियों को दिखाया जाता है लड़कों को। अब वो उनको पसंद करें या ना करें ये उन पर डिपेंड करता है। इसी बात पर ये एकांकी जो है वो आधारित है। तो इसमें क्या है, बाबू राम प्रसाद होते हैं, उनकी बेटी उमा जो है वो बड़ी हो जाती है, बीए तक की शिक्षा प्राप्त कर लेती है। तो जब बड़ी हो जाती है तो उनको क्या होता है, अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगती है। इसलिए उनका विवाह, उस लड़की का विवाह, उमा जो लड़की होती है उसका विवाह वकील गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर के साथ तय कर दिया जाता है। शंकर कौन है? शंकर एक डॉक्टरी की पढ़ाई जो है वो कर रहा होता है, डॉक्टर। तो देखिए अब तय समय पर लड़के वालों का आना निश्चित होता है और जो रामस्वरूप होते हैं और उनकी पत्नी खूब अच्छी खासी तैयारियां करते हैं। जैसे कि कोई जब लड़के वाले देखने आते हैं तो जिस तरीके की तैयारियां होती हैं अमूमन घरों में, भाई ये भी कर लो, पर्दे साफ कर लो, बिस्तर बिछा दो, दरी बिछा दो और नाश्ते का प्रबंध अच्छी तरीके से कर लो कि ताकि जो है जो लड़के वाले हैं वो हमारी बेटी को पसंद करके ही जाएं, यानी किसी भी तरीके से ना नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ जो है वो रामस्वरूप और उनकी पत्नी भी मिल करके करते हैं। सारी तैयारियां हो जाती हैं। अच्छा, जो वकील गोपाल प्रसाद होते हैं उनको क्या होता है, उनको ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ 10वीं पास लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ऐसा वो किस लिए चाहते हैं कि उनकी सोच है कि अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो वो जो है परिवार के ऊपर हावी रहेंगी और वो फिर जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छी तरीके से नहीं निभा पाएंगी। इसलिए वो चाहते हैं कि भाई हमारी जो बहू आए वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास हो, ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू उनको नहीं चाहिए। तो आते हैं भाई देखने, जो है लड़की को, उमा को देखने आते हैं। उनकी अच्छी खासी जो है वो खातिरदारी करी जाती है कि भाई ये भी नाश्ता ले लीजिए, वो बिस्किट ले लीजिए, चाय ले लीजिए, जैसे अमूमन परिवारों में होता है जब लड़के वाले देखने आते हैं। तो अब क्या होता है कि रामस्वरूप वकील गोपाल प्रसाद को लड़की जो है जब मिलती है, जब उमा आती है चाय की ट्रे लेकर के, तो वो अब सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पिताजी जो इतना कर रहे हैं तो उनका भी सम्मान रख लिया जाए। तो वो कुछ बोलती नहीं है, एक्चुअली कुछ जवाब नहीं देती है, सिंपल जो है ऐसे चाय की ट्रे लेकर के आती है और चुपचाप जो है वो बैठी रहती है। जब पिता कहते हैं कि बेटा चलो गाना वाना सुनाओ, तो वो उनके अपने पिताजी के कहने पर जो वकील होते हैं और उनका बेटा होता है उनको कुछ गाना वाना भी सुना देती है। जब सुना देती है, अब वो तो कुछ नहीं बोलती है, उमा तो कुछ नहीं पूछती है, बल्कि जो वकील होते हैं, वकील गोपाल प्रसाद, वो उससे तरह तरह के बहुत सारे जो है प्रश्न उनसे करते हैं उमा से। उमा जितना जवाब उसे आता होता है और वो प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे से आराम से उन सवालों का जवाब भी देती है। अब इतने सवाल जवाब से उमा जो है थोड़ी सी परेशान हो जाती है। उमा परेशान हो जाती है लेकिन वो कहती कुछ नहीं है। अब अचानक से जब वो गाना गा रही होती है, पिताजी के कहने पर जब वो गाना सुनाती है, तो उसकी नज़र
जो उनका लड़का था शंकर गोपाल प्रसाद का, उसके ऊपर उसकी नज़र जो है वो पड़ जाती है। जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है उसको वो सारा वाकया याद आ जाता है। वाकया क्या होता है कि वो पहचान लेती है कि अरे ये तो वही लड़का है। वाकया क्या होता है, ये जो शंकर महाराज थे ये लड़कियों के हॉस्टल के सामने जो है ताक झांक करते हुए पकड़े गए थे और इस बात पर उनको अच्छी खासी पिटाई भी लगी थी। उमा को ये बात पता चल जाती है कि अरे ये तो वही लड़का है जो कि लड़कियों के हॉस्टल के पास पकड़ा गया था और उसको पिटाई भी लगी थी। तो उमा अचानक से खड़ी हो जाती है और फिर उनको बहुत कुछ खरी खोटी सुनाती है कि आप, मतलब क्या खरी खोटी सुनाती है कि आप इतनी पूछताछ कर रहे हैं मुझसे, लेकिन ज़रा अपने लड़के को भी तो देखिए कि कितनी ये मतलब पीछे से क्या क्या करता है ना। तो इस तरीके से यहीं पर एकांकी जो है वो समाप्त हो जाती है। अब वो डर जाते हैं, जो वकील आते हैं वो एकदम से डर जाते हैं, सकपका जाते हैं। उनका बेटा जो शंकर होता है वो भी सकपका जाता है और वो भागने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से यहाँ से खिसक लिया जाए कि कितनी ये लड़की जो है हमारी बेइज्जती कर रही है। आइए अब हम इस एकांकी के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर हमारा एक जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। तो इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है? मतलब वो कहते बात बात पर कहते एक हमारा जमाना था तो ऐसा होता था और एक अब का जमाना है तो ऐसा होता है। तो ये कहाँ तक ये बात कहना जो है वो उचित है? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस तरीके की तुलना करना बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है, यानी उस पर कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, कोई तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई समय जो है वो बदलता रहता है। हर समय के साथ समाज में जलवायु बदलती है, खान पान बदलता है, कपड़े बदलते हैं। तो परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। समय की परिस्थितियां जो है वो एक जैसी कभी भी रहती नहीं है, ज़माना बदलता है तो कुछ कमियां होती हैं, तो ज़माने के परिवर्तन के साथ साथ उसमें कुछ सुधार भी होता है। तो इस तरीके की तुलना करना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। अगला प्रश्न है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद वो एक सभ्य और सुसंस्कृत परिवार से थे, लेकिन अपने बेटी के भविष्य की खातिर कि उसका विवाह कैसे होगा, इस बात के लिए उनको लोगों के दबाव में झुकना पड़ा और रूढ़िवादी सोच को अपनाना पड़ा। उपर्युक्त बात इसी विवशता को उजागर करता है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी तरीके से हो जाए। तो ये रूढ़िवादी सोच है कि अगर लड़कियां पढ़ लिख गई तो वो घर का काम जो है वो नहीं संभाल पाएंगी। तो ये उनकी विवशता को दर्शाता है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से किस तरीके का व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे? वो सोच रहे थे कि ये चुपचाप रहे, जिसको कुछ पूछा जाए उसका जवाब ना दे और अपने आप को 10वीं पास के अनुरूप जो है वो व्यवहार करे। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे थे और उसे सुंदरता को बढ़ाने के लिए कह रहे थे कि भाई आप ये क्रीम लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, थोड़ा सा तैयार हो जाओ। उसकी जो नेचुरल यानी प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको छुपाने के लिए सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कह रहे थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही वो ये भी चाहते थे कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। लेकिन वो ये क्यों बोल रहे थे कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसी प्रकार लड़कियों की पसंद और नापसंद का भी जो है उनको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का और लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। लड़के वाले जैसा चाह रहे हैं तो लड़की भी तो कुछ चाह रही है ना। तो इस तरीके से ये जो व्यवहार उन्होंने किया रामस्वरूप ने, वह सरासर गलत था। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं?
अपने विचार लिखिए। तो इसमें आपको क्या लगता है कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, अपने जो है एक क्या कर रहा था कि अपनी बेटी की जो उच्च शिक्षा थी उसको छुपा रहा था, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कह रहे थे कि तरह तरह की सौंदर्य सामग्री का उपयोग आप करके लड़के वालों के सामने आइए, है ना। और दूसरा जो वकील थे वो जो है एक शादी जैसे पवित्र बंधन को क्या मान रहे थे, एक बिजनेस मान रहे थे, है ना, उसको भी वो एक बिजनेस समझ रहे थे। तो इस तरीके के आचरण से जो आपसी संबंध होते हैं जो विवाह के, उनकी मधुरता को दोनों ही तरफ से कम किया जा रहा था। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद अपनी कायरता का परिचय दे रहे थे। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े हो सकते थे और एक स्वाभिमानी वर की तलाश वो कर सकते थे कि भाई मेरी बेटी में ये क्वालिटीज हैं, अगर आपको शादी करना है तो कीजिए, अगर नहीं करना है तो ना कीजिए। बल्कि वो उल्टा कर रहे थे, उनको बस ये था कि किसी तरीके से मेरी बेटी को अच्छा वर मिल जाए। यहाँ पर मेरे हिसाब से दोनों ही व्यक्ति समान रूप से अपराधी हैं। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत कर रही है? तो इसके उत्तर में हम ये लिख सकते हैं कि उमा गोपाल प्रसाद जी के जो विचार थे उनसे पहले ही वो बहुत अधिक नाराज थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने जो है उसे और भी गुस्सा दिला दिया है। तो वो पहले कुछ बोल नहीं रही थी, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रही थी, लेकिन ऊपर से वो सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। तो आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और गोपाल प्रसाद के पुत्र के अंदर जो कमियां थी, जो उसने हरकतें की थी, उससे जो है सबको उसने बता दिया। उसने क्या बताया कि शंकर एक जो है वो चरित्रहीन व्यक्ति था, कैरेक्टरलेस था, जो हमेशा लड़कियों के पीछे घूमते हुए उनके हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसको कई बार जो है वो शर्मिंदा भी होना पड़ा था। दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा करते हुए उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार भी रहता था और ठीक तरीके से वो बैठ भी नहीं पाता था। शंकर अपने पिता पर पूरी तरीके से आश्रित होता है। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की आज समाज में कैसे व्यक्तियों की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर इस तरीके से लिखा जा सकता है कि आज समाज में उमा जैसी व्यक्तित्व और स्पष्टवादी तथा उच्च चरित्र वाली लड़कियों की जरूरत है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों को सबक सिखा सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज में प्रगति संभव हो सकती है, जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हो। अगला प्रश्न, रीढ़ की हड्डी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी आपको बताना है कि आखिर इसका जो नाम है ये क्यों रखा गया। तो यह शीर्षक एकांकी की भावना व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक से समाज में सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया गया है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो होता है वो शरीर का एक मुख्य हिस्सा होता है और वही आपके शरीर को सीधा रखने में आपकी मदद कर देता है। यदि उसमें लचीलापन होता है तो आपका शरीर जो है वो सीधा नहीं रह पाता। तो इसका शीर्षक के क्यों रखा गया है ये नाम कि समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं को बदलना आवश्यक है। अगर आप उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, पुराने ही ढर्रे पर चलते रहेंगे, तो यह समाज जो है वो उन्नति नहीं कर पाएगा। यानी यह जो है बिना रीढ़ की हड्डी वाला शरीर आपका बन जाएगा। तो यह मेरे हिसाब से यह शीर्षक जो है इस एकांकी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कथा के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो जैसा कि एकांकी का सारांश मैंने बताया, उससे आप समझ जाएंगे कि उमा जो है इस एकांकी का मुख्य पात्र है, क्योंकि पूरी एकांकी जो है इसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती रहती है।
भले ही पाठ में उसकी उपस्थिति जो है कुछ समय के लिए ही है, ज़्यादा समय तो जो है उनके पिताजी और वकील वगैरह बातचीत करते रहते हैं, उमा सिर्फ चाय नाश्ता ही लेकर आती है। तो भले ही उसकी उपस्थिति कुछ समय के लिए हो, लेकिन उसके विचारों से प्रभावित भी हुए बिना जो है वो हम नहीं रह सकते। यह उसकी जो सोच है जो उमा की, वह हमें सोचने पर मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति जो है नारी समाज को एक नई दिशा दिखाने में जो है वो बहुत आगे जाती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग करने का प्रयास जो लेखक ने किया है, उसका माध्यम जो है यानी उमा के माध्यम से ही उसने ये जो समाज की जो रूढ़िवादी जो सोच है उस पर लेखक ने प्रहार किया है। तो एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? उमा है। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। क्या लिखेंगे? रामस्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न, यानी सोच तो उनकी आगे है, मतलब बहुत बड़ी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। अगर वो पुरानी सोच वाले होते तो अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते ही पहले नहीं। लेकिन वे एक मजबूर पिता हैं। एक तरफ तो वे स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, लेकिन बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा जो उन्होंने अपनी बेटी को दिलाई थी उसे वो छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी विवशता और कायरता झलकती है। राम गोपाल के बारे में आप लिख सकते हैं कि राम गोपाल निहायती चालाक, बड़बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है वो स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखते हैं। इसी कारणवश वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह बहुत कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को एक बिजनेस मानते हैं, जिससे उनका लालची स्वभाव भी पता चलता है। अगला प्रश्न है, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिखिए। तो जैसा कि एकांकी से आपने समझा भी है कि इस एकांकी का उद्देश्य समाज में जो औरतें, दबी कुचली औरतें हैं, रूढ़िवादी सोच है, उनको सुधारना और स्त्री को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। यह एकांकी ऐसे लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए वह घर में सिर्फ सजावट की वस्तु है। यह एकांकी औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है। अगला प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु प्रयास कर सकते हैं, उनकी शिक्षा के हेतु कार्य कर सकते हैं, ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन जो सम्मान पूर्वक व्यतीत कर सकें। अपने समय की महान एवं विदेशी जो स्त्रियां हैं उनका हम जो है उदाहरण समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। महिलाओं को उचित सम्मान दे सकते हैं। महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। समाज में महिला को समान भागीदारी दिलवाने के लिए विषय में भी हम प्रयास कर सकते हैं। लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए व दिए हो, इस विषय पर भी हम चर्चा कर सकते हैं और इस पर हम कार्य कर सकते हैं। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगले पाठ में हम पूरी डिटेल यानी पूरे पाठ की व्याख्या जो है वो समझेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।